हेलो फ्रेंड्स। तो काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट था कि मैम हिंदी में भी कुछ लाइए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। तो मैंने आज एडिटोरिया के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने के लिए सोचा। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंडियन यूनियन बजट। यूनियन बजट से हम स्टार्ट करते हैं 2025-26 के बजट से, ठीक है? ओके। महान तेलुगु कवि गुरजादा अप्पा राव के प्रसिद्ध कथन कई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश उसके लोगों से है, इस कथन को कोट करते हुए देखिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ये ना हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि ये कथन हाल ही में किस संदर्भ में कहा गया है। तो आप कह सकते हैं कि बजट के संदर्भ में ये कहा गया है, ठीक है? और किसका है ये कथन? तेलुगु कवि गुरजादा अप्पा राव के कथन की है ये कथन है ये, ठीक है? और किसने संसद में पेश किया? वित्त मंत्री निर्मला सीताराम जी ने 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश किया। थीम क्या है हम वो देखते हैं, ठीक है? विकसित भारत के लिए 6 व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं। गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, देखिए 100% स्कूली शिक्षा की बात हो रही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, एक्सेस टू हेल्थ, ठीक है? बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं। तो हमने क्या देखा? गरीबी के बारे में बात हो रही है, स्कूली शिक्षा के बारे में बात हो रही है, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात हो रही है, कुशल कामगार के बारे में बात हो रही है और रोज़गार। आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं। देखिए, अगर स्टेटमेंट बेस्ड आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो मान लीजिए यहाँ पे 50% दिया जाता है तो वो गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, 70% महिलाओं का योगदान कहा जा रहा है आर्थिक गतिविधियों में। हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसानों की भी बात की गई है और देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के जैसा प्रिपेयर किया जाना चाहिए, ठीक है? ध्यान रखिएगा, किसान, महिलाएं, कुशल कामगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी के बारे में बात हुई है। इस बजट का उद्देश्य छः उद्देश्यों का उद्देश्य 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना है। काराधन, विद्युत क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, विनियामक सुधार मतलब हो गया मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है? काराधन, विद्युत क्षेत्र, शहरी विकास, खनन माइनिंग, फाइनेंस सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधार। इनमें से 6 मान लीजिए आपको 4 दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि किसमें परिवर्तन किए जाने के बारे में बात हुई है बजट में, तो उसमें ऑल ऑफ द अबव होगा या तो इसमें से कुछ एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है? तो इसको 6 को ध्यान रखिएगा किस किस के बारे में बात हुई है। रिसीप्ट्स कितना होगा यूनियन बजट में? एक अप्रॉक्सीमेट आप ध्यान रखिएगा 50.65 लाख करोड़ कुल प्राप्ति, ठीक है? कुल प्राप्ति रिसीप्ट्स 50.65 लाख करोड़। और कुल खर्च कितने का होगा? ये देखिए 50, 65, 345 करोड़, 50, 65, 345 करोड़। देखिए, रेवेन्यू रिसीप्ट्स हमारे बजट में ज़्यादा रहता है, ओके? फिस्कल डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूनियन का भी और बिहार का भी। हम अभी यूनियन देख रहे हैं, फिर हम बाद में बिहार वाले वीडियो में देखेंगे बिहार का बजट। फिस्कल डेफिसिट कितना है? 2024-25 का एक्चुअल कितना रहा? 4.8। ये भी अभी तक एक्चुअल नहीं है ये, बट अमेंडेड एक अनुमान है ये भी। 4.8 रहा 24-25 का, और 25-26 के लिए कितना अनुमान लगा गया है? 4.4। 4.8 24-25 का है, रिवाइज्ड अमेंडमेंट है ये, रिवाइज एस्टिमेट्स है, और ये है एस्टिमेट फॉर 25-26 4.4। ये पूछा जाता है मोस्टली।
25-26 के लिए कितना अनुमान है फिस्कल डेफिसिट का? 4.4। रेवेन्यू डेफिसिट देख लेते हैं हम, ठीक है। 25-26 का हम देखते हैं 1.5%। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का पता होगा आपको, वैसे रेवेन्यू डेफिसिट, वैसे राजस्व घाटा जो कि हम ग्रांट देते हैं एसेट बनाने के लिए, वो माइनस कर लिया जाता है और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा हमें मिलता है, वो है 0.3%। और प्राइमरी डेफिसिट है 0.8%, ठीक है। प्राथमिक घाटा क्या होता है? इंटरेस्ट पेमेंट्स माइनस हो जाता है, टोटल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस हो जाता है, तो वो प्राइमरी डेफिसिट बन जाता है। केंद्रीय बजट का शीर्ष 4 मद, उधार और अन्य, रुपए कहाँ से आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क। रुपए कहाँ से आता है, रुपए कहाँ जाता है, ठीक है। तो अगर हम केंद्रीय शुल्कों के बारे में देखें कि उनको पैसे सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं, तो ये हो गया उधार और अन्य देयताएँ 24%। उधार मतलब इंग्लिश में बोरोइंग्स, ठीक है, जो बोरो करती है सरकारें, 24% है वो। 2 नंबर पे है इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स काफ़ी सालों तक इनकम टैक्स नीचे चला गया था, जीएसटी ऊपर आ गया था, बट इस साल देखो इनकम टैक्स 2 नंबर पे है। टू बी नोटेड, इनकम टैक्स सेकंड हाईएस्ट है और जीएसटी 3 नंबर पे आ गया है। मतलब इसका क्या हुआ कि हमारा इनकम टैक्स जो है सरकार को बढ़ा है पहले के कंपैरेटिवली, ठीक है। और बाकी हो गया निगम कर 4 नंबर पे। इसको आपको दिया जा सकता है कि सबसे ज़्यादा से सबसे कम बताइए, ये छोटे से ज़्यादा बताइए, वैसे करके आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। खर्च कहाँ करती है सरकार सबसे ज़्यादा? करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, मतलब जो वैसे टैक्सेस जो कि स्टेट्स से या राज्यों से शेयर किया जाता है, वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज उदादाई 20% हो गया। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं कितनी हैं? 16%। और चौथा है डिफेंस, डिफेंस 4 नंबर पे है, 8%, 8% पे है डिफेंस, ठीक है। सबसे ज़्यादा शुल्क जो राज्यों को जाता है, उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट्स हो जाता है 20%। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं मतलब सेंटर सेक्टर स्कीम्स 3 नंबर पे है और 4 नंबर पे है डिफेंस 8%। सबसे हाईएस्ट बोरोइंग्स में है, कहाँ से आता है में बोरोइंग है और कहाँ जाता है में राज्यों को जाता है, ओके। इस बजट में विकास के लिए 4 इंजनों की पहचान की गई है। डेवलपमेंट के लिए 4 इंजन की पहचान की गई है। एमएसएमई, एक्सपोर्ट निर्यात, कृषि एग्रीकल्चर और निवेश इन्वेस्टमेंट। एमएसएमई, निर्यात, कृषि, निवेश। एमएसएमई, एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ओके। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये नई एक योजना है, ध्यान रखिएगा इसमें क्या होता है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। इस कार्यक्रम में कम उत्पादकता और कम फसलों की बुआई और औसत से कम ऋण मानदंडों वाली 100 जिलाओं को शामिल किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, कितने जिलाएं शामिल है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंदर में? 100 जिलाएं, ठीक है, जिनमें कम प्रोडक्टिविटी है, लेस प्रोडक्टिव है, कम उत्पादकता वाली जिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि, फसल विविधता, क्रॉप डाइवर्सिटी, फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाने के लिए, सिंचाई इरिगेशन को सुधार में तथा दीर्घ अवधि और लघु अवधि ऋण की उपलब्धता की भी काम किया जाएगा। क्या क्या इसके उद्देश्य है उस पर ध्यान रखिएगा। उत्पादन विविधता, भंडारण बढ़ाने के लिए, सिंचाई
और ऋण की उपलब्धता के लिए। 5 उद्देश्य है। कितने किसानों को मदद मिलेगा? 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगा। 1.7 करोड़। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, तो वो जो फैक्ट होता है उसी में वो लोग उल्टा करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप फैक्ट ध्यान रखिएगा। 100 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 1.7 करोड़ फार्मर्स। ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण। ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण के लिए एक व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम राज्यों की भागीदारी से प्रारंभ किया जाएगा। राज्यों की भागीदारी से प्रारंभ किया जाएगा। इस उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में अवसर पैदा करना है, ताकि प्रवास एक विकल्प हो, ना कि अनिवार्यता, ठीक है। माइग्रेशन को कम करने के लिए ये स्कीम आया है, ठीक है। जो बिहार के लोग दूसरे शहरों में जाके काम कर रहे हैं, उसके लिए जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको डेवलप किया जा रहा है। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा रहा है, ताकि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े और दूसरे स्टेट्स में वो अपना कंट्रीब्यूशन ना दे के बिहार में ही अपना कंट्रीब्यूशन दे। पहला चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों में ये शामिल किया जाएगा। कितने? 100 डेवलपिंग एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लागू किया जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बिहार के पर्सपेक्टिव से एग्जाम्पल दिया, बट ये ओवरऑल पूरे इंडिया में ये लागू होगा। इंडिया के 100 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अभी ये पहले चरण में लाया जाएगा इसको, ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण, ठीक है। दलहन में आत्मनिर्भरता। हमारे भारत में दालों की उपज भी अच्छी है और हम खाते भी बहुत ज़्यादा है दाल, क्योंकि वेजिटेरियन बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो दाल हम इंपोर्ट भी करते हैं। तो दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए ये कदम उठाया गया है, ताकि राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन को कार्यान्वित कर रही है। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन को कार्यान्वित कर रही है। भारत सरकार कौन कौन सी दाल इसमें है देखिए। तूर मतलब अरहर की दाल, उड़द दाल, मसूर दाल पर विशेष ध्यान के साथ कितना 6 वर्षों के लिए 6 वर्षों के लिए दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करेगी। तूर, उड़द और मसूर 6 वर्षों के लिए, ठीक है। और कौन से मिशन के अंदर? राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन के कार्यान्वित कर रही है इसको। सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम। सब्जियां, फलों और श्री अन्न क्या होता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। ये 1-2 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसको श्री अन्न के नाम से संबोधित किया था? कमेंट करिए। श्री अन्न का उपयोग अत्यधिक बढ़ रहा है। उत्पादन, प्रभावी आपूर्तियों, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए, ताकि किसानों को अपने उत्पादन के लिए बेहतर मूल्य मिले, उसके लिए इसको लाया गया है। राज्यों की भागीदारी को एक व्यापक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार में मखाना बोर्ड। अभी 69 बीपीएससी के मेंस में भी मखाना से क्वेश्चन आया है, इसी वजह से, क्योंकि मखाना काफ़ी चर्चा में है। मखाना का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। उत्पादन, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन और विपणन, मार्केटिंग। प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग, 4 चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन का कार्यान्वयन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है अनुसंधान परिवेश को बढ़ावा देना, उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूलन के गुणों से संपन्न बीजों का लक्षित विकास और प्रचार करना। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन सीड का मिशन है ये, ठीक है। सीड्स मिशन, नेशनल मिशन ऑन सीड्स है ये। इसमें क्या किया जा रहा है? अनुसंधान परिवेश को बढ़ावा देना, मतलब
रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैं इंग्लिश में इसलिए साथ में ऐड किए जा रही हूँ, अगर कोई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको कई बार हिंदी का शब्द समझ नहीं आता है, इसलिए। उच्च पैदावार मतलब हाई यील्डिंग वैरायटीज़, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूलन क्लाइमेट रेजिलिएंट गुणों के लिए संपन्न बीजों का लक्षित विकास और प्रचार करना। जुलाई 2024 से जारी किए गए बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध करवाना, कमर्शियल रूप में उपलब्ध करवाना, ये इसका उद्देश्य या फिर ऑब्जेक्टिव है। मत्स्य उद्योग के लिए क्या काम किया जा रहा है? मत्स्य उत्पादन और मत्स्य उद्योग के लिए मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत जो है फिशिंग में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रोडक्शन में इंडिया इज़ नंबर 2। इंडिया सेकेंड पोजीशन पे है फिशिंग में, ठीक है। हमारी सरकार अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर विशेष ध्यान देने और गहरे समुद्रों से सतत मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल फ्रेमवर्क लाएगी। मत्स्य उद्योग में किस जगहों पर ध्यान दिया जा रहा है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर सस्टेनेबल फिशिंग के लिए काम किया जा रहा है, डीप सी फिशिंग के लिए, ठीक है, गहरे समुद्रों में सतत मछली पकड़ने के लिए। कपास उत्पादक मिशन। कपास क्या होता है? जूट। कपास उगाने वाले लाखों किसानों के लाभ के लिए कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा की है। इसके लिए एक पंचवर्षीय अभियान लाई जाएगी। अभी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं मिली है, ठीक है। ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत KCC किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋण की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर सकते हैं कि KCC के माध्यम से जो ऋण दिया जाता था पहले, वो अब कितना हो गया है? 5 लाख हो गया है, ठीक है, 5 लाख हो गया है। वित्त मंत्री ने विकास के लिए 5.7 करोड़ MSME को दूसरा शक्तिशाली इंजन बताया, ठीक है। MSME पे बहुत फोकस किया जा रहा है। दूसरा सबसे शक्तिशाली इंजन बताया गया है किसको? MSME को, क्योंकि हमारे निर्यात में 45% योगदान MSME से ही होता है। MSME वो सेक्टर है जिसमें छोटे छोटे उद्योग होते हैं और वो कई एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, इसलिए दूसरा सबसे शक्तिशाली इंजन है। वर्तमान में 7.5 करोड़ लोगों को रोज़गार देने वाले और हमारे विनिर्माण में 36% का योगदान करने वाले, देखो इसमें ना स्टेटमेंट आ सकता है 45% एक्सपोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग में 36% योगदान है, और आप इसको मेंस में भी ऐड कर सकते हैं। अगर MSME पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये चीज़ आप ऐड करोगे तो वो वैल्यू ऐड करेगा। मैन्युफैक्चरिंग में 36% योगदान है, रोज़गार 7.5 करोड़ लोगों को रोज़गार देती है, और 1 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड MSME भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का प्रयास कर रही है। 1 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड है MSME, तो सोचो अनरजिस्टर्ड कितने सारे होंगे, ठीक है। ऋण तक पहुंचने में सुधार के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों, ये देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, ये पढ़ो आप, ये रिवाइज किया गया है MSME का डेफिनेशन। MSME एक्ट 2006 का है, उसको रीडिफाइन किया गया है। सूक्ष्म उद्योग माइक्रो इंडस्ट्रीज़ में निवेश को 1 से बढ़ाकर 2.5 किया गया है, ठीक है। लघु स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का इन्वेस्टमेंट को 10 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ से किया गया है। मध्यम उद्योग को बढ़ाकर 125 करोड़ किया गया है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। टर्नओवर को अगर हम करोड़ में देखें तो वो 5 से 10 करोड़ हो चुका है।
लघु उद्योग 100 करोड़ हो चुका है टर्नओवर, और मध्यम उद्योग मीडियम 500 करोड़ हो चुका है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कितना हो गया? 2.5 करोड़, 25 करोड़, 125 करोड़। इजी है याद करना। 2.5, 25, 125। और टर्नओवर में कितना है? 10, 100, 500। याद हो गया। सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड। हम उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू करेंगे। पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। सूक्ष्म उद्योग के लिए क्रेडिट कार्ड का व्यवस्था किया गया है, जिसमें कितना सीमा है? 5 लाख की सीमा तक का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें 5 लाख तक का वो ऋण ले सकते हैं, और पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। केसीसी का भी लिमिट 5 लाख है, और जो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ है उसके भी क्रेडिट कार्ड को 5 लाख का ही दिया गया है लिमिट। ठीक है, स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ के अंशदान के साथ निधियों के लिए कोष की स्थापना की जाएगी। ठीक है, कितना है? 10,000 करोड़ के अंशदान के साथ। पहली बार महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सहित 5 लाख के उद्यमों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इससे अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक की सावधि ऋण उपलब्ध होगा। SC, ST और महिलाओं के लिए 2 करोड़ तक का ऋण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, फुटवेयर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम। अभी हमारे बिहार में भी लेदर पॉलिसी आया है ना, तो इसलिए देखो यहाँ पे भी सेंटर में भी एक है, फुटवेयर और लेदर के क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम। फोकस प्रोडक्ट स्कीम लेदर और फुटवेयर और बिना लेदर वाले गुणवत्तापूर्ण फुटवेयर के उत्पादन हेतु आवश्यकता डिज़ाइन क्षमता घटक विनिर्माण और मशीनों के लिए सहायता दी जाएगी। इस स्कीम में 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलने, 4 लाख करोड़ का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ के अधिक का निर्यात होने की उम्मीद है। ठीक है, भारत को विश्व खिलौना केंद्र के लिए बनाने के लिए एक योजना कार्यान्वित की जाएगी। खिलौनों के बारे में भी बात की गई है। देखो बिहार का बात आ गया। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग के लिए एक संस्थान की स्थापना की जाएगी। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि बिहार में एग्रीकल्चर स्टेट है वो एक, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, जिसके लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग एक सनराइज इंडस्ट्री है, जो हम मेंस में पढ़ते हैं। किसानों के उत्पादों के मूल्य संवर्धन के माध्यम से उनकी आमदनी बढ़ेगी और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, उद्यमशीलता और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। सरकार मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना करेगी। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। ठीक है, और ये तीसरे इंजन के रूप में निवेश किया जाएगा इसमें। ओके, नेशनल विनिर्माण, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन में क्या किया जाएगा? तीसरा इंजन के रूप में निवेश लोगों को में निवेश होगा, अर्थव्यवस्था में निवेश होगा और नवाचार में निवेश होगा। लोगों में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से कितने 8 करोड़ बच्चों से अधिक बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है। क्योंकि आपको पता है कि बिहार में 50% से भी ज़्यादा औरतें, बच्चे अनीमिया से प्रभावित है, तो आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से उनकी सहायता की जाएगी, उनके पोषण संबंधी सहायता प्राप्त करेंगे। ठीक है, नवाचार और जिज्ञासा की भावना उत्पन्न करने तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले
5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितना 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की जाएगी। भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। भारत नेट परियोजना के अंदर में सरकारी माध्यमिक स्कूल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं के डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान की जाएगी भारतीय भाषा पुस्तक योजना के अंदर। इसका लक्ष्य विद्यार्थियों को अपने विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है। वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी ताकि मेक फॉर इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए आवश्यक कौशलों के साथ हमारे युवाओं को सुसज्जित की जाएगी। देखो ये जो टैगलाइन है ना, मेक फॉर इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, इसको आप अपने मेंस आंसर राइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, कंक्लूजन में देने के लिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग से कुछ पूछा जाता है तो। आईआईटी में क्षमता का विस्तार। 23 आईआईटी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 100% की वृद्धि होगी। 5 आईआईटीज़ में अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन किया जाएगा। आईआईटी पटना में छात्रावास और अवसंरचना संबंधी क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। आईआईटी पटना का भी बात किया गया है। 500 करोड़ के कुल परिव्यय से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित की जाएगी। एआई सेंटर, एआई उत्कृष्टता केंद्र के लिए कितना दिया जा रहा है? 500 करोड़। ठीक है। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करते हुए अगले 5 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। अगले 3 वर्षों में सभी जिलाओं अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्रों को स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पीएम स्वनिधि स्कीम को बैंकों में संवर्धित ऋण 30,000 की सीमा के साथ, देखो पीएम स्वनिधि स्कीम में कितना 30,000 की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्डों और क्षमता विकास सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा। बजट में घोषणा की गई है कि सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गिग श्रमिकों को पहचान पत्र बनाने के साथ साथ ई श्रम पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। किन के लिए काम कर रहे हैं? गिग श्रमिकों के लिए। ये हुआ वो, तो अभी जो हमने पढ़ा था ये था लोगों में निवेश कैसे कर रही है सरकार। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था में निवेश कैसे कर रही है सरकार। अर्थव्यवस्था में निवेश के अंतर्गत श्रीमती सीतारमन ने कहा कि बुनियादी ढांचा संबंधित मंत्रालय सार्वजनिक निजी साझेदारी मोड में परियोजना पर 3 वर्ष की अवधि के साथ कार्य करेंगे। अर्थव्यवस्था में निवेश बुनियादी ढांचा के संबंधित काम होगा। ठीक है, राज्यों के लिए पूंजी व्यय और सुधारों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए 50 वर्ष तक ये ब्याज मुक्त ऋणों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। 50 वर्ष तक के लिए ब्याज मुक्त ऋण और 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना, मोनेटाइजेशन स्कीम है ये 2025-30 के लिए। नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ की पूंजी निवेश की जाएगी। कितने साल तक के लिए? देखो 5 वर्ष 25 से 30 के लिए है। और वर्ष 2021 में घोषित प्रथम
नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम जो आया था ना, उसकी सफलता के बाद नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ की पूंजी निवेश किए लिए वर्ष 2025 से 30 के लिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम पार्ट 2 शुरू किया जा रहा है। ओके, इसमें क्या होता था, जो सरकार की अपनी एसेट्स थी वो सरकार बेचती थी प्राइवेट सेक्टर्स को, और उससे सरकार को पैसे मिलते थे। ये एक कैपिटल रिसीप्ट होता है फॉर द गवर्नमेंट। 100% कवरेज हासिल करने के लिए जल जीवन मिशन का विस्तार कब तक किया गया है? 2028 के लिए तक किया गया है। ठीक है, पहले 2024 तक था, उसको 28 तक कर दिया गया है। शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए सरकार 1 लाख करोड़ की शहरी चुनौती निधि स्थापित करेगी। 1 लाख करोड़ की शहरी चुनौती कितना है? शहरों के लिए कितना है? 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़। ठीक, 1 लाख करोड़ की शहरी चुनौती निधि स्थापित करेगी शहरों के लिए। 25-26 के लिए कितना दिया गया है? 10,000 करोड़ के आवंटन। देखो, इस टाइप के ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बीपीएससी में, काफ़ी फैक्चुअल भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। एक बार पूछा गया था कि एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए कितना खर्च करेगी, और यूनियन बजट से पूछा गया था वो। हम लोग मोस्टली बिहार बजट पे फोकस करते हैं, बट यूनियन बजट से भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना, मतलब बहुत ज़्यादा मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और अभी पीटी के लिए भी। 2027 तक 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट, कितना? 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास करने का संकल्प है। ठीक है, इसको हासिल करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ाने की बात की जा रही है, और इसमें जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है उसमें संशोधन किया जाएगा ताकि प्राइवेट सेक्टर अब इन्वॉल्व हो सके। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1948 का है। सक्रिय भागीदारी तो परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु विय नुकसान के लिए सिविल लायबिलिटी एक्ट 2010 को भी संशोधित किया जाएगा। देखो, इसमें पूछ सकता है कि कौन कौन से एक्ट्स को अमेंड किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर को के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए। तो एक है आपका सिविल लायबिलिटी एक्ट और एक है आपका एटॉमिक एनर्जी एक्ट। ठीक है, ओके। लघु मॉड्यूलर रिएक्टर मतलब SMR, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के अनुसंधान और विकास के लिए 20,000 करोड़ के परिव्यय के साथ परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। तो वर्ष 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 SMR क्रियान्वित हो जाएंगे। क्या टारगेट है? 5 SMR कब तक? 2033 तक। और 100 गीगावाट कब तक है? 2047 तक है। ठीक है, जो हमारा टारगेट है डेवलप्ड नेशन बनने का 2047 तक, वही तब तक 100 गीगावाट का परमाणु ऊर्जा का भी विकास किया जाने का संकल्प है। ओके। पोर्ट निर्माण वित्तीय सहायता नीति के नवीकृत किया जाएगा। जल पोर्टों के रेंज, श्रेणियाँ और क्षमता को बढ़ाने के लिए शिप बिल्डिंग क्लस्टर की बात हो रही है। सामुद्रिक उद्योग के लिए दीर्घावधिक वित्त पोषण के लिए 25,000 करोड़ की निधि के साथ एक समुद्रिक विकास निधि स्थापित की जा रही है। समुद्रिक विकास निधि कितना है? 25,000 करोड़। 25,000 करोड़ समुद्रिक विकास निधि। जब तक आप इसको नहीं पढ़िएगा तब तक आप MCQs नहीं लगा पाइएगा सही से। तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही MCQs में आप याद कर पाएंगे। ठीक है, समुद्रिक विकास निधि 25,000 करोड़। सरकार द्वारा 49% तक का अंशदान किया जाएगा, ग्रांट दिया जाएगा, और शेष राशि पत्तनों और निजी क्षेत्र की जुटाई से आएगी। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर से। सरकार कितना करेगी? सामुद्रिक विकास निधि में सरकार का भागीदारी मतलब सरकार का ग्रांट रहेगा 49% का। ठीक है, संशोधित उड़ान स्कीम शुरू किया जा रहा है। 10 वर्षों में 1
120 नए गंतव्यों तथा नए डेस्टिनेशंस तथा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाए जा सके और 4 करोड़ यात्रियों को ऐसी परिवहन से सुविधा दी जा सकेगी। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि राज्यों की भावी आवश्यकताओं को पूरे किया जाए। यह कहाँ होगा? पटना एयरपोर्ट और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता का विस्तार होगा। पटना और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट। मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी नहर IRM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक की भूमि का संख्या में खेती करने वाले किसानों को लाभ होगा। ठीक है। वेस्टर्न कोसी कैनाल के लिए 50,000 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि को इससे फ़ायदा होगा, उसके लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं। स्वामी निधि योजना, निधि 2 है, पार्ट 2 है ये। किफ़ायती और मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो स्वामी के अंतर्गत विशिष्ट आवास परियोजनाओं के लिए 50,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। 40,000 इकाइयों का कार्य 2025 तक पूरा किया जाएगा। देश में शीर्ष 50 पर्यटन के राज्यों को भागीदारी से चैलेंज मोड में माध्यम से विकसित किया जाएगा। कितने? 50 पर्यटन स्थलों को चैलेंज मोड माध्यम से विकसित किया जा रहा है। भगवान बुद्ध के जीवन काल को से संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भगवान बुद्ध से जीवन काल के स्थलों को पर्यटन स्थलों से जोड़ा जाएगा, डेवलप किया जाएगा उसको। नवाचार में इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट। अनुसंधान, विकास और नवाचार पहलों के लिए 20,000 करोड़ बजट आवंटित किया जाएगा। PM अनुसंधान अध्येवृत्ति योजना, PM अनुसंधान अध्येतावृत्ति योजना, PM अनुसंधान के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में संवर्धित वित्तीय सहायता के साथ IIT और IISc में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 अधिवृत्तियाँ प्रदान की जाएगी। ठीक है, स्कॉलरशिप योजना है ये। खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइन की स्थापना की लाइनों के साथ दूसरे जीन बैंक की स्थापना की जाएगी। भूस्थानिक अवसंरचना और डाटा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन शुरू किया जाएगा। ज्ञान भारत मिशन शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकारों के साथ हमारी पांडुलिपियों के सर्वेक्षण। ज्ञान भारत मिशन किस लिए है? म्यूज़ियम, संग्रहालय, शैक्षणिक संस्थान, पुस्तकालय, निजी संग्रह मतलब प्राइवेट म्यूज़ियम के साथ हमारी पांडुलिपि मतलब हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन और संरक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन शुरू किया गया। पूछा जा सकता है ज्ञान भारत मिशन किस लिए शुरू किया गया है। ठीक है, 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपि मतलब मैन्युस्क्रिप्ट्स को शामिल किया जाएगा। चौथा इंजन के रूप में निर्यात। श्रीमती सीतारमण ने निर्यात को चौथा इंजन बताते हुए कहा है, निर्यात संवर्धन मिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का शुभारंभ किया गया। वाणिज्य मंत्रालय के अंदर MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। कॉमर्स मिनिस्ट्री, MSME एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री तीनों साथ में मिलकर काम करेंगी एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेड नेट नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित की जाएगी। पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस नाम से स्टार्ट की जाएगी? तो क्या नाम है? भारत ट्रेड नेट। ठीक है, यह एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म में सहयोग प्रदान करेगी। सरकार उद्योग 4.0 से संबंधित अवसरों का लाभ उठाने के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग को सहायता प्रदान करेगी। उभरते हुए टायर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा।
ईंधन के रूप में सुधार। ईंधन, इंजन के लिए ईंधन क्या होता है? फ्यूल, ठीक है, फ्यूल्स के लिए। स्पष्ट करते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से ज़्यादा समय की सरकार करदाताओं की सुविधा के लिए फेसलेस मूल्यांकन, करदाता चार्टर, त्वरित रिटर्न, 99% रिटर्न, स्वयं मूल्यांकन के आधार पर विवाद से विश्वास योजना जैसे कई सुधारों को कार्यान्वित किया गया है। इन प्रयासों को जारी रखते हुए उस कर विभाग की विश्वास प्रथम, जांच बाद में। ठीक है, टैक्सेस के लिए ये काम किया गया है, चार्टर लाया गया है, टैक्स पेयर चार्टर, फेसलेस असेसमेंट। ओके, बीमा क्षेत्रों के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। इंश्योरेंस में एफडीआई को बढ़ाकर 100% किया गया, ये पूछा गया है। इंश्योरेंस को एफडीआई परसेंटेज कितना बढ़ाया गया? इंश्योरेंस में 74 से 100 कर दिया गया है। ठीक है, इंश्योरेंस में 100% हो चुका है एफडीआई। ओके, इस वीडियो से देखकर आपको क्या फ़ायदा होगा आप सोच रहे हो कि आप खुद से भी पढ़ सकते थे, लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अगर कोई चीज़ आप सुने हो तो ना, तो वो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ज़्यादा क्लिक करता है। तो इसलिए अगर आप अभी आपके पास 1 महीने का टाइम है, तो आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो ये आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं एम्फेसाइज़ भी कर रही हूँ कि कौन सा चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे, बिकॉज़ मैं एडिटेरिया के पूरे पार्ट्स अपलोड कर दूँगी कुछ ही बहुत कम समय में ही। ओके, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसएचजी सदस्यों और ग्रामीणों क्षेत्रों के लोगों की ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क विकसित करेंगे। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। पेंशन क्षेत्र में विनियमित समन्वय और विकास के लिए एक फोरम की स्थापना की जाएगी। पेंशन क्षेत्र में एक फोरम आएगी। विनियामक सुधार। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है मैन्युफैक्चरिंग के लिए? 4 विषयों का प्रस्ताव किया गया। विनियामक सुधार के उच्च स्तरीय समिति सभी गैर वित्तीय क्षेत्र संबंधी विनियमों, प्रमाण, लाइसेंस और अनुमतियों की समीक्षा करने के लिए विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति की गठन की जाएगी। यह समिति 1 वर्ष के भीतर अपने सिफारिशों प्रस्तुत करेगी। राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक, ठीक है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद एफएसडीसी के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय विनियमों और सहायक अनुदेशों का प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा। जन विश्वास विधेयक 2.0। सरकार अब विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक कानूनी प्रावधानों के लिए गैर आपराधिक बनाने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाएगी। इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। सीमा शुल्क टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाना। केंद्रीय बजट 25-26 के तहत 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। कैंसर जैसे असाधारण रोगों के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों को 0% ऑफ टैक्स के अंदर पूरी छूट मिलेगी। ठीक है, कैंसर और 36 लाइफ सेविंग मेडिसिन को उसके अंदर डाला गया 0% के अंदर। कोबाल्ट पाउडर और लिथियम आयरन बैटरी, पारा, जिंक और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के अवशिष्ट पर पूरी तरह से छूट कर प्रस्ताव है। बुने हुए वस्त्रों पर सीमा शुल्क को संशोधित कर 20% अथवा 115 रुपये प्रति किलोग्राम में जो कि अधिक हो करने का प्रस्ताव है। इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बुनियादी सीमा शुल्क, बेसिक जो है ड्यूटी उस पर 10 से बढ़कर 20% किया जाएगा इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पे।
इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिथियम आयन बैटरी के विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट और मोबाइल फ़ोन बैटरी विनिर्माण हेतु 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट। हस्तशिल्प वस्तुओं की निर्यात अवधि 1 वर्ष की गई है। समुद्री उत्पाद फ्रोज़न फिश पेस्ट के निर्यात पर सीमा शुल्क को 30% से घटाकर 5% किया गया है। आयातित वस्तुओं के लिए अंतिम उपयोग की समय सीमा को 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष किया गया है। ये देखो, ये वाला ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट टैक्स वाला। कितना रुपए, देखो 12 लाख रुपए तक की आय पर अब टैक्स नहीं लगेगा। विशिष्ट दर से पूंजीगत लाभ को छोड़कर, मतलब कैपिटल गेंस को छोड़कर 1 लाख रुपए प्रति माह की औसत अगर कोई कमा रहा है तो वो इनकम टैक्स नहीं देगा। ठीक है। वेतन भोगियों करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख रुपए की गई है। अगर आपको एक्चुअल पूछा जाए ये कितना अमाउंट है तो वो 12.75 लाख रुपए है। ठीक है, ओके। टीडीएस को एक तर्क संगत बनाना। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज का पर कटौती की सीमा 50,000 रुपये से 2 गुनी बढ़कर 1 लाख रुपए की जा रही है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के को जो है, अगर सीनियर सिटीजन्स है वो 1 लाख रुपए तक अब उसका टैक्स नहीं लगेगा इंटरेस्ट पे। ठीक है। किराए रेंट पर जो है वार्षिक सीमा का टीडीएस उसको भी बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है। 6 लाख हो गया यहाँ, वरिष्ठ नागरिक के लिए 1 लाख रुपए हो गया। और उच्च टीडीएस कटौती के प्रावधान केवल गैर पैन मामलों पर ही लागू होंगे। छोटे धर्मार्थ न्यासों संस्थानों की पंजीकृत अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष से 10 वर्ष तक कर दिया गया है। करदाताओं को अपने स्वामित्व वाली संपत्तियों के लिए शून्य वार्षिक मूल्य का दावा बिना किसी शर्त की अनुमति का प्रस्ताव। 29 अगस्त 2024 को या उससे पश्चात व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय बचत स्कीम के लिए आहरण पर छूट। भारतीय पोर्ट अधिनियम 2021 में देश के अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मौजूद टन भार कर योजना के लाभों को इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत अंतर्देशीय जलायनों के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया है। नॉट इम्पॉर्टेंट। स्टार्टअप इकोसिस्टम को 5 ईयर्स तक अवधि विस्तार किया गया है। सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन निधियों द्वारा अवसंरचना क्षेत्र में वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए निवेश करने की तारीख 5 वर्ष से बढ़कर 31 मार्च 2030 तक कर दी गई है। चलो ये हम देखते हैं ना, ये इम्पोर्टेंट है। बजट 2025-26 के तहत विभिन्न योजनाओं पर कितना खर्च किया गया है। सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, 2,03,000 करोड़। दूसरा है मनरेगा 86,000 करोड़। पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो है किस योजना के अंदर जो है केंद्रीय खर्च होती है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के अंदर में। ठीक है। दूसरा है मनरेगा, तीसरा है जल जीवन मिशन और चौथा है प्रधानमंत्री सम्मान निधि जिसमें 6,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है। अमाउंट भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। बजट 2025-26 के तहत प्रमुख मदों पर कितना है खर्च। रक्षा पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि अभी देखो आप इतना हमारा जो है टेंशन वाला सिचुएशन चल रहा है। डिफेंस पे है 491,732 करोड़, 4,91,732 करोड़, 4.92 याद कर लो, 4.92 लाख करोड़। ग्रामीण विकास के लिए अभी काम किया जा रहा है ना, वो भी हमने पढ़ा, माइग्रेशन को रोकने के लिए, इसीलिए नंबर 2 पे ग्रामीण हो गया। माइग्रेशन को कम करने के लिए ग्रामीण व्यवस्था को सुदृढ़ की जा रही है, इसलिए ऐसे याद कर लो कि 1 नंबर पे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो रक्षा नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्योंकि ग्रामीण के लिए काम किया जा रहा तो नंबर 2 पे वो हो गया। और कृषि तो एवर रेडी होता है, एवर ग्रीन है हमारे
मतलब सब इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उसका मतलब लोगों का, तो 3 नंबर पे एग्रीकल्चर हो गया। और शिक्षा और फिर स्वास्थ्य, ऐसे करके याद कर लेना। ग्रामीण के लिए कितना है 266,817। कृषि पर याद कर लो 171,437 करोड़। ठीक है, शिक्षा पे ध्यान रखना 128,650, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा शिक्षा पे खर्च होती है ना, तो इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि सेंटर में कितना होता है। 128,650 करोड़ है। चलो हम आर्थिक सर्वेक्षण देखते हैं। ये जो पूरा जो टेबल है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट टेबल है, इसको मतलब रट जाओ ऐसा वाला। एक दिन पहले जो है बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता है, और वो 1 साल पुराना होता है, ये तो पता होगा आपको। ठीक है, सलाहकार कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब आया? 1950 से 51 के बीच में। और 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के साथ ही पेश किया जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट, 1964 तक साथ था, उसके बाद इसको अलग किया जाता है। ठीक है, 1964 के बाद इसे आम बजट से एक दिन पहले पेश किया जाने लग गया। ओके, आर्थिक सीमा समीक्षा अनुसार भारत की जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है? क्या चीज़ का बात हो रहा है यहाँ पे? जीडीपी, बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्या है ये? फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था फिस्कल डेफिसिट के बारे में, अभी हम जीडीपी का पढ़ते हैं। जीडीपी जो है सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? उपेक्षित, आपेक्षित कितना है? अभी एक्सपेक्टेड कितना है? 6.3 से 6.8 की वृद्धि होगी। ठीक है, 25-26 में 6.3 टू 6.8, 6.3 टू 6.8। फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट के अनुसार 24-25 में कितना रहा? 6.4। ठीक है, और लास्ट 23-24 में कितना रहा? 8.2। ये तीनों याद कर लो, 23-24 8.2, 24-25 6.4, और 25-26 में एक्सपेक्टेड है 6.3 से 6.8। ठीक है, और फिस्कल डेफिसिट कितना परसेंटेज है जीडीपी का? 23-24 में 5.6% रहा। ठीक है, रैंक हम देख लेते हैं भारत का अलग अलग जगहों पे। हमने ऊपर पढ़ा फिश प्रोडक्शन में नंबर 2 पे है। सेवा मतलब सर्विस एक्सपोर्ट में, सेवा निर्यात में भारत 7 नंबर पे है। सांस्कृतिक और मनोरंजन सेवाओं में 6th है। निर्माण सेवाओं में 8th है। विदेश मुद्रा भंडार में 4था है। फॉरेक्स रिजर्व्स में 4था है भारत। सीमेंट उत्पादन में 2रा है, इम्पोर्टेंट है। वस्त्र और परिधान निर्यात में 6th है। दवा उद्योग में 3रा है। रेलवे नेटवर्क में हमारा भारत 4था है। ठीक है, राजकोषीय घाटा एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, हम अभी क्या पढ़ेंगे ये आप याद कर लो, एक ये बस। ठीक है, पर आप ये ट्रेंड ध्यान रखना कि फिस्कल डेफिसिट हैज़ बिन डिक्रीजिंग। फिस्कल डेफिसिट लगातार पिछले 4 वर्षों से घट रहा है। राजकोषीय घाटा पिछले 4 वर्षों से घट रहा है लगातार कोविड के बाद। अगर ये स्टेटमेंट दिया जाता है तो वो सही हो जाएगा। अभी 23-24 में कितना है? ये एक्चुअल है। ठीक है, 5.6, 23-24 में 5.6, 25-26 में कितना अनुमानित है? 4.4, हमने सबसे शुरू में पढ़ा था। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? 3 जनवरी 2025 के हिसाब से 634.6 विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व बिलियन डॉलर्स में है। ये मार्च एंड तक $634.6। जीडीपी वृद्धि कितना रहा? 24-25 में 6.4, 23-24 में 8.2, ये एक्चुअल हो गया। ये एस्टिमेट है 24-25 का, क्योंकि देखो फरवरी में आपका आ गया ना, तो 3 महीना तो अभी भी बचा है फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने में, बचा था उस टाइम पे, तो 6.4 था उस हिसाब से।
और 25-26 के लिए 6.3 से 6.8 तक का अनुमान है। ठीक है, 8.2, 6.4, 6.3 to 6.8। औद्योगिक उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है हमारी? देखो, हम ये कोविड में माइनस में चले गए थे, अभी 21 में एकदम से जंप हुआ। क्यों हुआ? ये बेस इफ़ेक्ट के वजह से। बेस इफ़ेक्ट मतलब अगर आपका पिछला बहुत कम होता है तो अगर आप थोड़ा भी ग्रोथ करते हो तो वो बहुत ज़्यादा जंप दिखाता है परसेंटेज वाइज। ठीक है, और अभी 23-24 में कितना है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के हिसाब से? आईआईपी में वृद्धि कितना है? 5.9। ये भी इम्पोर्टेंट है। खाद्यान्न उत्पादन मिलियन टन में 23-24 में 332.3 रहा। ठीक है, पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, जो कि अच्छी चीज़ होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने से वो इन द लॉन्ग रन इकोनॉमी ग्रो करता है उसकी वजह से। ठीक है, ये कुछ ट्रेंड्स है जो आप देख लो। अर्थव्यवस्था की स्थिति हम देखते हैं। वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि पर 6.4% रहने का अनुमान है, हमने पढ़ा अभी। ठीक है, आरबीआई के रिपोर्ट के निजी निवेश में पर्याप्त वृद्धि का अनुमान लगाया गया। वित्त वर्ष 2025 में 2.45 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, जो वित्त वर्ष 2024 में 1.6 लाख था। फाइनेंशियल ईयर 2025 में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 2.45 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, सीपीआई हम देख लेते हैं। पहला छमाही की स्थिर कीमत कांस्टेंट प्राइसेस पर वस्तुओं और गैर सेवक सेवाओं के निर्यात में 5.6% की वृद्धि हुई है, जबकि आयात में 0.7% की वृद्धि हुई है। सीपीआई 2024 में कितना रहा? 4.9%। सीपीआई 2024 में रहा 4.9%। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4.9 रहा 2024 में। एफपीआई कितना हो गया है? प्रवाह पिछले वर्ष के समान 31.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 10 बिलियन ही रह गया है एफपीआई हमारे पास। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर सितंबर में 704 बिलियन हो गया था और 3 जनवरी को घटकर 634 बिलियन डॉलर हो गया। ठीक है, तो घटा है हमारा पहले से। बैंकिंग प्रणाली में सकल गैर निष्पादित, ये बिकॉज ये क्यों हो रहा है? ये अभी अमेरिकन ट्रम्प के आने के बाद ना काफ़ी उतार चढ़ाव है इंटरनेशनल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, उसकी वजह से ये घटा है अभी। बैंकिंग प्रणाली के सकल और गैर निष्पादित परिसंपत्तियों घटकर 12 साल के निचले स्तर 2.6 पर आ गई है। एनपीए हमारा घट गया है, ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। 2.6% हो गया है हमारा एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या होता है ये? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। 2.6 हो गया। 23-24 की वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस की रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर कितना हो गया है? पीएलएफएस के द्वारा 23-24 में 3.2 रहा। 3.2 रहा पीएलएफएस का 23-24 का डेटा है। 3.2 रहा हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बेरोजगारी दर कितना है? 3.2। पहले 6 था 17-18 में, अब 3.2। वेरी इंपॉर्टेंट। वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 25 में औद्योगिक क्षेत्र 3.8% ग्रोथ, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर 6.2 और सर्विसेज सेक्टर में 7.2। बाह्य क्षेत्र
एफडीआई को व्यवस्थित रूप देने के लिए। वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीनों में भारत का कुल निर्यात में सकारात्मक वृद्धि देखी गई। ठीक है, सर्विस प्लस गुड्स में 6% की वृद्धि रही और अमेरिकी डॉलर्स जो है बढ़ चुका था। ये इतना ऊपर नीचे पड़ने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि कहाँ से सबसे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, अप्रैल दिसंबर के दौरान कुल आयात, ये भी मैं इम्पोर्टेंट नहीं है ये, हाँ ये देखो ये पढ़ सकते हो। 2030 तक वस्त्र निर्यात एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट का कितना है टारगेट, 150 बिलियन अमेरिकन डॉलर का लक्ष्य है। दूर संचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में भारत वैश्विक निर्यात बाजार का 10.2% हिस्सा रखता है। दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है भारत दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना में, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन में इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, 10.2% है इसका कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। भारत का B2C कॉमर्स बाज़ार 26 तक 150 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। ई कॉमर्स बाज़ार 25 में एफडीआई 0.48 बिलियन अमेरिकन डॉलर रहा। अप्रैल से 2024 तक एफडीआई प्रभाव पिछले वर्ष। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले देशों में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। चीन, जापान, स्विट्ज़रलैंड के बाद 4th है। इंडिया 4th हाईएस्ट है फॉरेक्स रिजर्व्स में। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व्स में इंडिया 4th रैंक पे है। उतार चढ़ाव को समझना, ये उतना नहीं है इम्पोर्टेंट। मध्यम अवधि का परिदृश्य, गैर विनियमन से विकास को बढ़ावा। भारत को विकसित भारत वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगभग 1 या 2 दशक तक स्थिर कीमत पर, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, 1 या 2 दशक तक स्थिर कीमतों पर 8% का वृद्धि अगर भारत हासिल कर पाएगा तो ही विकसित भारत बनेगा। ठीक है, इंडिया नीड्स द ग्रोथ ऑफ 8% ऑन एन एवरेज टू बिकम अ डेवलप्ड स्टेट, डेवलप्ड कंट्री। खान मंत्रालय ने भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए 33 महत्वपूर्ण खनिजों का विश्लेषण किया है। भारत 75% लिथियम आयन बैटरी चीन से मंगवाता है। 75% जो है हम लिथियम आयन बैटरी चाइना से इंपोर्ट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख बुनियादी ढांचाओं क्षेत्रों पर पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2024 तक 38.8% की दर से बढ़ाया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। 2029 से 30 तक इंडियन रेलवेज़ का टारगेट है 30 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी। 30 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य है इंडियन रेलवेज़ का 2029-30 तक।